चैप्टर नंबर 7, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, तो इस चैप्टर का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उससे क्या होता है देखो, बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, यानी कि रिप्रोडक्शन के हेल्प से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यंग वंस को बर्थ देता है, गिव राइज टू यंग वंस। और ये जो बच्चे होते हैं ये पेरेंट्स जैसे हूबहू क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी कि हम इंसानों ने अगर बेबी को जन्म दिया, ओके, तो वो बेबी ना कुत्ते जैसे नहीं दिखाई देगा, ये हमारे जैसे ही दिखाई देगा, दैट इज सिमिलर टू देमसेल्व्स, यानी कि पेरेंट्स जैसे ही वो यंग वन दिखाई देगा। तो ये था रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन का। तो कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ओके, यानी कि हम इंसानों की लाइफ कंटिन्यू रहेगी अगर हम हर रोज मतलब हर रोज नहीं कह सकते, ओके, अगर हम रिप्रोडक्शन करेंगे तो हमारे लाइफ का क्या रहेगा, कंटिन्यूशन रहेगा। एडिशन ऑफ न्यू स्पेसीज, ओके, एक नई स्पेसीज ऐड हो जाएगी। रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, मरे हुए लोगों का भी रिप्लेसमेंट होता है रिप्रोडक्शन से, ओके, नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन के लिए भी ये क्या है, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, यहाँ पर इधर साफ साफ लिखा हुआ है, रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अपना लाइफ अगर मेंटेन रखना है यानी कि जिंदा रहना है तो रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी उसको जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है भाई, देखो ये मैंने यहाँ पर आपको बताया है ऊपर ही। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, ओके, क्या हम अपने जैसे ही हूबहू बच्चे को जन्म दे सकते हैं क्या, जी नॉट पॉसिबल। ओके, तो जो भी अभी हम भी हमारा भी एग्जांपल ले लो, हम अपने माता पिताजी जैसे थोड़े से दिखते हैं लेकिन हूबहू दिखते हैं क्या, नहीं दिखते। तो एग्जैक्ट कॉपीज बनाना काफी मुश्किल है। तो यहाँ पर आंसर लिखा है नो, ऑर्गेनिज्म डू नॉट क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। ऑर्गेनिज्म कभी अपने जैसी कॉपी एग्जैक्ट नहीं क्रिएट करता है। ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर, जो बच्चे होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, बट नॉट आइडेंटिकल ड्यू टू द वेरिएशन, लेकिन आइडेंटिकल नहीं हो सकते क्योंकि क्यों, वेरिएशंस की वजह से। ओके, अब वेरिएशन यानी कि क्या, अभी हम देखो, हम अपने माता पिताजी जैसे हूबहू नहीं दिखते हैं, इसको ही हम वेरिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट देखेंगे। ओके, देखो मैं पहले आपको कुछ तो बताना चाहता हूँ। ये हमारा सेल होता है और इस सेल में ये न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर ऐसा क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, क्रोमोसोम। ओ माय गॉड, यहाँ पर ड्रॉ नहीं करना आ रहा। ओके, ये क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, ये ऐसे 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 डीएनए होता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। अब देखो होता क्या है, देखो डीएनए मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मतलब क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। The DNA in the cell nucleus is information source for making proteins। और ये जो DNA होता है ना, ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन सोर्स होता है किस लिए, फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। हमारे बॉडी में जो भी प्रोटीन बनता है, ओके, ये इसका जो इंफॉर्मेशन स्टोर किस में होता है, डीएनए के अंदर होता है। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो गई तो डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे। क्या बनेंगे, सेल के अंदर डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे और डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू द अल्टर बॉडी डिजाइन। और इससे क्या हो सकता है, डिफरेंट प्रोटीन बनने से अल्टर बॉडी डिजाइन बन सकता है, यानी कि हमारा शरीर कुत्ते जैसा भी बन सकता है, दूसरे एनिमल जैसा भी बन सकता है। ओके, तो कितना इंपॉर्टेंट है, देखो इस इंफॉर्मेशन को एज इट इज कॉपी किया जाता है। इस इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है, एज इट इज कॉपी किया जाता है। जब सेल डिवाइड होती है, जब एक सेल से ऐसे सेल डिवाइड होती है तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है डीएनए कॉपिंग का। तो इसमें जो डीएनए था वो एज इट इज इसमें चला जाता है और एज इट इज इसमें चला जाता है। इसको कहते हैं डीएनए कॉपिंग कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन ये हूबहू डीएनए कॉपी होता है क्या, नहीं, इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, इतना भी नहीं आ जाता। ओके, थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, इसलिए ये सेल और ये सेल क्या रहेगा, अलग अलग दिखाई देगा और इससे ही वेरिएशन कॉज होता है। इससे क्या होता है, वेरिएशन कॉज होता है। तो देखो डीएनए के अंदर अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो गई
तो डिफरेंट प्रोटीन बनेगा, और डिफरेंट प्रोटीन बनने से क्या होगा, हमारा बॉडी डिज़ाइन ही अल्टर बनेगा, अलग ही बनेगा। इसलिए द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। तो रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक इवेंट अगर कोई है तो वो क्या है, डीएनए कॉपी है। क्या है, डीएनए कॉपी है। ओके, तो ये फर्स्ट पेज हमने यहाँ पर ख़त्म किया है। एक बार क्विक रिवीजन कीजिए। यहाँ पर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस सिमिलर टू द देमसेल्व्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होता है वो बच्चों को जन्म देता है, और वो बच्चे सेम सिमिलर रहते हैं, पेरेंट्स जैसे ही होते हैं। इंपॉर्टेंस देखो क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, एडिशन ऑफ न्यू स्पेसीज, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, और नेसेसरी फॉर द इवोल्यूशन। इसके बाद हमने क्या देखा, रिप्रोडक्शन नेसेसरी नहीं है जीने के लिए। ओके, और यहाँ पर सवाल पूछा था कि ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनाते। क्यों? जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वेरिएशन होता है। क्या होता है? वेरिएशन। और वेरिएशन क्यों होता है? डीएनए जब कॉपी होने के लिए आ जाता है, ओके, जब डीएनए जब कॉपी हो रहा होता है तो एज इट इज वो कॉपी नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो इसलिए जो बच्चे होते हैं वो भी थोड़े से अलग दिखाई देते हैं, वेरिएशन कॉज होता है। ओके, और यहाँ पर देखो डीएनए के बारे में बताया है। डीएनए के पास क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की। अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो गई तो डिफरेंट प्रोटीन बनेगा, और डिफरेंट प्रोटीन बनने से क्या होगा, हमारा बॉडी डिजाइन ही अल्टर बनेगा। इसलिए बेसिक इवेंट अगर रिप्रोडक्शन का कोई है तो वो क्या है, डीएनए कॉपिंग है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, आप ये सब नोट करके लेना। ओके, देखो क्या है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ते हैं हम यहाँ पर। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए विल हैव सम वेरिएशन इस टाइम। यस, मैंने बताया ये हर बार क्या होगा, इसमें थोड़े से वेरिएशन आएंगे। जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो क्या होगा, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू ईच ओरिजिनल। यानी कि डीएनए जो कॉपी हुआ है, ओके, तो दूसरा डीएनए जो बना है वो सिमिलर हो सकता है, लेकिन पहले जैसा ही नहीं हो सकता, आइडेंटिकल नहीं हो सकता भाई। यही तो मैं बात कर रहा हूँ, और इसकी वजह से वेरिएशन आता है। इसकी वजह से हम अपने पापा जैसे और या माता जी जैसे एज इट इज़ नहीं दिखाई देते। हम में और उनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो वो सिमिलर हो सकता है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं हो सकता। क्या? आइडेंटिकल नहीं हो सकता। यही तो मैं बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही बात टेक्स्ट बुक में भी लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो ये हमें पता चल गया, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डीएनए कॉपी होता है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, डीएनए कॉपी होता है। अब हम देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। चलो देखते हैं। इंपॉर्टेंस ईजी है बहुत। इट इज़ यूजफुल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स टू द ऑफस्प्रिंग। यानी कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग्स में क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं। ओके, और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है डीएनए कॉपिंग की वजह से। यानी कि हमारे पापा का डीएनए और हमारा डीएनए कॉपी होकर आ जाता है। ओके, पापा से हमारा डीएनए क्या होता है, कॉपी होकर आता है, तो उनके कैरेक्टर्स हमारे अंदर भी आ जाते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ स्पेसीज ओवर टाइम। इवोल्यूशन के लिए काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट देखो, इट मेंटेन्स द बॉडी डिजाइन एंड फीचर्स इन डिफरेंट स्पीसीज। यस, हाँ, डिफरेंट स्पीसीज का बॉडी डिजाइन मेंटेन करने का काम करता है। यानी कि कुत्ते का जो बच्चा है वो कुत्ते जैसे ही दिखाई देगा, और इंसानों का इंसानों जैसे ही। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, डीएनए कॉपी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज को अगर कंटिन्यूसली इस वर्ल्ड में रहना है तो डीएनए कॉपी होना काफ़ी ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़रूरी है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब वेरिएशन क्या है, मैंने अभी आपको बताया था वेरिएशन क्या है। द चेंज दैट ऑकर इन एनी स्पेसीज ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड एज अ वेरिएशन। तो किसी भी स्पेसीज के अंदर चेंज आ जाता है ओवर अ टाइम। ओके, कुछ समय बीतने बाद क्या होता है, स्पीसीज में चेंज आने लगता है, और इसी को ही वेरिएशन कहते हैं। तो अभी हम इंसानों में भी देखो, एक भी आपको आइडेंटिकल नहीं नजर आएगा, आपके जैसा इस दुनिया में कोई भी आइडेंटिकल नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वेरिएशन होता है। और ये वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ऊपर क्या देखा था हमने,
यहाँ पर हमने देखा था इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्यों जरूरी है? क्यों? देखो यहाँ पर वेरिएशन जरूरी है क्योंकि फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, अगर स्पीसीज को अगर जीना है तो वेरिएशन काफ़ी ज़रूरी है। क्या स्पीसीज को अगर सर्वाइव करना है तो क्या वेरिएशन काफ़ी ज़रूरी है। हम डिटेल वाइज थोड़ा सा नीचे एक एग्जांपल दिया है, वो एग्जांपल देखेंगे तब आपको पता चलेगा। फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज के इवोल्यूशन के लिए भी वेरिएशन जरूरी है। इट इज़ द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, और ये क्या है, इवोल्यूशन का क्या है, बेसिस है। यानी कि बहुत, अगर इवोल्यूशन होना है तो क्या होना पड़ेगा, वेरिएशन होना पड़ेगा। ओके, अगर इवॉल्व होना है किसी भी स्पीसीज को, एनिमल्स को, तो उनके अंदर वेरिएशन काफ़ी ज़रूरी है। इसको और डिटेल वाइज देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लो सपोज यहाँ पर ये कुछ बैक्टीरिया थे, ये ओके, ये टेम्परेट पानी में रहते थे, यानी कि ज़्यादा ठंडा भी नहीं और ज़्यादा गर्म भी नहीं, ये टेम्परेट इसमें रहते थे। अब इन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया। ओके, रिप्रोडक्शन किया और कुछ ना यहाँ पर बैक्टीरिया थोड़े से अलग पैदा हुए। ओके, यानी कि उनके अंदर वेरिएशन आ गया। उनके अंदर क्या आ गया, वेरिएशन। और वेरिएशन क्यों आता है, डीएनए एज इट इज कॉपी नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है कॉपी होते समय, ये तो हमने देखा है। तो इसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया थोड़े से अलग ही आ गए। ओके, अब क्या हुआ, ये जो पानी था, वही पानी में सारे बैक्टीरिया थे टेम्परेट रीजन में, ये पानी का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया, और पानी का टेम्परेचर इतना हाई हुआ, इतना हाई हुआ कि इनके अंदर वेरिएशन ही नहीं आया था। ओके, चेंजेस ही नहीं आए थे, तो ये मर गए, और जो जिसके अंदर वेरिएशन था वो जिंदा रह गए। और ये क्या करेंगे, आगे चलकर अपने बच्चों को ऐसे जन्म देंगे, और उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसा वेरिएशन आ जाएगा। तो कितना इम्पोर्टेंट है, देखिए देखिए, अगर हमें जीना है तो वेरिएशन काफ़ी ज़रूरी है। ओके, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर उन्होंने वही एग्जाम्पल बताया है, इफ देयर वेयर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर, अगर टेम्परेट वाटर में कुछ बैक्टीरिया रह रहे हैं, ओके, एंड इफ वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा, देखो, मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया विल डाई, और बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, ये सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। बट फ्यू वेरिएंट रेजिस्टेंट टू हीट, देखो ये मैंने यहाँ पर ऐसे स्क्वायर में निकाला, ये क्या है, वेरिएंट से इनके अंदर वेरिएशन हुआ है, ये क्या करेंगे, हीट को रेजिस्ट करेंगे और क्या, सर्वाइव करेंगे एंड ग्रो फर्दर। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। तो वेरिएशन का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको सवाल ऐसे आ सकता है, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन एंड विथ वन एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल भी देना है। तो अभी हमें क्या समझा, जब भी डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो एज इट इज़ कॉपी नहीं होता, उसके अंदर क्या आ जाता है, थोड़ा सा चेंजेस, यानी कि क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। क्या आ जाता है, वेरिएशन। और वेरिएशन की वजह से क्या होता है, वो स्पीसीज सर्वाइव होती है, वो स्पीसीज क्या होती है, सर्वाइव होती है। चलो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, डीएनए कॉपिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमने यहाँ पर देखा हुआ है, आप देख सकते हो। यूजफुल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स टू द ऑफस्प्रिंग। ओके, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या ट्रांसमिट हो जाते हैं, कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो जाते हैं। यूजफुल फॉर इवोल्यूशन। नेक्स्ट, हमारा बॉडी डिज़ाइन मेंटेन होता है डीएनए कॉपी की वजह से। और क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, देखो, ये आपको पता है, अगर वेरिएशन होना है ना तो स्पीसीज के अंदर ही होना चाहिए, किसी एक के अंदर नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पर वाई वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू स्पीसीज। यस, ये जो वेरिएशन जो है वो स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। क्यों, देखो यहाँ पर, इफ सम वेरिएशन आर प्रेजेंट इन फ्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि स्पीसीज, इट वुड, एक मिनट, हाँ सॉरी, कहा गया, वेट, देखो क्या है,
अरे सॉरी, क्या हो रहा है? नहीं चल रहा। शे, वेट 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 वेट। हम्म देखो सवाल क्या है, फिर से सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। सवाल देखो क्या है। वेरिएशन जो है वो स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? देखो, इफ सम वेरिएशन आर प्रेजेंट इन फ्यू इंडिविजुअल, दैट इज स्पीसीज के अंदर अगर वेरिएशन दिखाई दिया, प्रेजेंट है, तो क्या होगा? इट हेल्प देम टू सर्वाइव इन एनी कंडीशन में वो सर्वाइव हो सकती है, स्पीसीज मरेगी नहीं। बट इफ वेरिएशन आर प्रेजेंट इन द सिंगल ऑर्गेनिज्म, लेकिन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ही वेरिएशन दिखाई दे रहा है, देयर वुड बी अ वेरी लिटिल चांसेस फॉर इट टू सर्वाइव। और बहुत कम चांसेस है कि वो अकेला बेचारा जिएगा। ओके, एंड स्पीसीज विल बी लॉस्ट फॉर एवर, और पूरी उनकी स्पीसीज क्या हो जाएगी? मर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ये सारे ऐसे बैक्टीरिया है, ये क्या है? ये सारे ऐसे बैक्टीरिया है। सपोज कि ये सारे बैक्टीरिया है यहाँ पर, वेट, ये बैक्टीरिया है ऐसे। ओके, और इनके अंदर वेरिएशन ही नहीं आया, इनके पानी का टेम्परेचर बढ़ने पर ये सारे मरेंगे, ये सारे क्या होंगे? मरेंगे। ओके, तो क्या आना चाहिए? सबके अंदर वेरिएशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सबके अंदर वेरिएशन, तभी सभी जिएंगे। अगर बेचारे एक के अंदर आया, सपोज इसके अंदर आ गया, लेकिन ये अकेला बेचारा ज़्यादा दिनों तक जिएगा क्या? नहीं। तो वेरिएशन आना चाहिए, किसके अंदर आना चाहिए? स्पीसीज के अंदर आना चाहिए, तभी ये स्पीसीज आगे जाएगी। अगर अकेले के अंदर अगर वेरिएशन आ गया, तो ये अकेला तो बेचारा मरेगा ही मरेगा, और इनका पूरा जो स्पीसीज है वो पूरा इस दुनिया से गायब हो जाएगा। तो मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वेरिएशन जो है वो स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। ओके, तो अगर वेरिएशन होना है तो स्पीसीज के अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पीसीज सर्वाइव होगी एनी कंडीशन में, लेकिन बेचारा अकेला, अगर अकेले के अंदर अगर वेरिएशन दिखाई देगा तो कम चांसेस है उसके बचने के। ओके, और स्पीसीज उनका पूरा लॉस्ट हो जाएगा, फॉर एवर लॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, आप इसको लिख के लीजिए। जो जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, यहाँ पर लिखा है, ये सब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करती है ये हम देखेंगे, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ पर पहले दिया हुआ है फिजन, फिजन के बारे में जानेंगे। ओके, फिजन यानी कि क्या होता है? कुछ नहीं, फिजन यानी कि ये एक सेल है, ये अचानक टूटकर इसके दो सेल बन जाते हैं, इसी प्रोसेस को फिजन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। तो देखो, ये जो फिजन है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है। ओके, फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन, फिजन को सेल डिवीजन भी कहा जाता है, लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, और इससे क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल सीधा क्रिएट हो जाते हैं। ओके, इसमें क्या होता है? देखो, मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है? ये क्या होता है? सिंपली ऐसे स्प्लिट होते हैं। क्या होते हैं? सिंपली स्प्लिट होते हैं, और अचानक से यहाँ पर दो सेल बन जाते हैं। ओके, कैंटी और एनी प्लेस में कट होता है। क्या होता है? एनी प्लेस में, कहीं से भी कट हो सकता है। ओके, यहाँ से कट हो सकता है, यहाँ से कट हो सकता है। वो कट होकर क्या होगा? दो डॉटर सेल बनाएगा, एक पेरेंट सेल कट होगा, और कितने डॉटर सेल बनाएगा? दो डॉटर सेल बनाएगा, और इसको ही फिजन कहना है। ओके, तो अमीबा जो होता है वो किसी भी प्लेन में स्प्लिट होता है, और उससे दो सेल्स बनते हैं। ओके, अमीबा जो होता है वो हमेशा याद रखो, किसी भी प्लेन में क्या होता है? डिवाइड होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर और यहाँ पर फिजन किस में होता है? लेशमानिया में भी होता है, और लेशमानिया की वजह से काला आजार कॉज होता है, याद रखो। लेशमानिया में क्या होता है? एक डेफिनेट ओरिएंटेशन से ही सेल डिवीजन होता है।
ओके, लेशमानिया के अंदर क्या होता है, डेफिनेट ओरिएंटेशन से ही वो कट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये इसकी बॉडी है और एक ही सेल यहाँ पर है, न्यूक्लियस है यहाँ पर, और ये वीप लाइक स्ट्रक्चर, ये चाबुक जैसा है। ओके, ये जो ब्लैक ब्लैक आपने जरा थ्रेड जैसा, ये चाबुक है। अब क्या होता है, देखो गौर से देखो, सबसे पहले ये देखो, ये चाबुक थोड़ा डिवाइड होने लगा, देखो इसके दो हो गए, और धीरे धीरे यहाँ पर न्यूक्लियस भी दो हो गया। अब पूरा न्यूक्लियस सेपरेट हो गया, और यहाँ पर चाबुक भी देख सकते हो। और फाइनली क्या होता है, ये मत याद रखो, फाइनली क्या हो गया, देखो ये ऐसे दो सेपरेट बन गए। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन से ही कट हो रहा है, यानी कि वर्टिकली कट हो रहा है, देखो देख सकते हैं आप। और अमीबा क्या होगा, ये देखो अमीबा किसी भी प्लेन से कट हो सकता है, लेकिन ये जो होगा ये ऐसे वर्टिकली सेपरेट हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो एक डेफिनेट ओरिएंटेशन है। तो फिजन यानी कि क्या, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बनाती है, इसको क्या कहना है, फिजन कहना है। क्या कहना है, फिजन कहना है। तो फिजन कौन दिखाता है, अमीबा, और एनी प्लेन में कट होता है। और दूसरा कौन, लेशमानिया, जिसकी वजह से काला आजार होता है, वो कैसे कट होता है, वर्टिकली कट होता है, यानी कि एक डेफिनाइट ओरिएंटेशन में ही कट होता है। अब देखो यहाँ पर मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, इसकी भी बात हो रही है, प्लाज्मोडियम की। डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। अब क्या होता है, ये जो मलेरियल पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, ये क्या होता है, ये एक ही समय पर, ये सपोज ये है, एक ही समय पर इतने डॉटर सेल बनाता है, 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 गिनना मुश्किल हो जाता है। इसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो मल्टीपल फिजन कौन दिखाता है, यहाँ पर प्लाज्मोडियम दिखाता है। नेक्स्ट एक याद रखने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ईस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट अ स्मॉल बर्ड दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर। तो याद रखो, यहाँ पर ईस्ट जो होता है वो बडिंग शो करता है। ईस्ट क्या शो करता है, बडिंग। फॉर एग्जांपल ए सपोज ए ईस्ट है, अब ईस्ट को क्या आएगा, ऐसा बर्ड आएगा, ईस्ट को क्या आएगा, ऐसा बर्ड आएगा। अब बर्ड क्या होगा, धीरे 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 बढ़ेगा और इस ईस्ट से अलग होगा। तो कितने ईस्ट बन गए, दो, यानी कि ये पहले वाला और ये नया वाला ईस्ट बन गया, ये ऐसे कुछ। ओके, तो ये ईस्ट जो होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। प्लीज़ याद रखो, ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करता है, बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। आगे हम देखेंगे फ्रैगमेंटेशन। क्या देखेंगे, फ्रैगमेंटेशन देखेंगे। देखो क्या, तो स्पाइरोगायरा का एग्जांपल दिया है, याद करो। स्पाइरोगायरा जो होता है वो सिंपली ब्रेक होता है स्मॉलर पीसेस में जब वो मैच्योर हो जाता है, और उसके जो पीसेस होते हैं, वो जो फ्रैगमेंट्स होते हैं कट हुए, वो क्या होते हैं, न्यू इंडिविजुअल में ही सीधा ग्रो हो जाते हैं। इसको ही फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन। यानी कि देखो ये है स्पाइरोगायरा, अब ये कुछ पीसेस में ब्रेक होगा, ये कुछ पीसेस में क्या होगा, ब्रेक होगा, और आगे चलकर ये जो पीसेस है ये नया स्पाइरोगायरा बनाएंगे। अरे वाह, इसको ही कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन। ये यूनिसेलुलर में होता है, किस में होता है, सॉरी ये मल्टी सेलुलर में होता है, लेकिन क्या, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इसका। क्या है, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये किससे ब्रेक हो जाते हैं, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन देखो, जिसका बॉडी कॉम्प्लेक्स है, जो मल्टी सेलुलर है हमारे जैसे, ओके, इनमें क्या ये जो फ्रैगमेंटेशन है ये सफिशिएंट है क्या, नहीं है। ओके, अगर हमें रिप्रोड्यूस करना है तो हम टूट कर ऐसे नए दूसरे बच्चों को बना सकते हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं बना सकते, देखो, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ये पॉसिबल है क्या, नहीं। ये किसके लिए पॉसिबल है, इस पायरोगायरा के लिए पॉसिबल है जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट, मतलब पॉसिबल है क्या, नहीं है। क्यों, दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। तो बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सेल को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ओके, और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्यों, दे आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल। क्योंकि जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है वो कलेक्शन ऑफ सेल है क्या, नहीं है। उनके अंदर क्या है, देखो, स्पेशलाइज सेल्स आर ऑर्गेनाइज एज ए टिश्यूज। बहुत सारे स्पेशलाइज सेल्स पास आ गए और टिश्यू बना है, और टिश्यू पास आकर क्या बना है, ऑर्गन्स बने हैं, और ये ऑर्गन क्या है, डेफिनेट पोजिशन पे है बॉडी के। ओके, इन सच
केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशन, और ऐसे ऑर्गेनाइज सिचुएशन में ओके सेल बाय सेल डिवीजन वुड इम्प्रैक्टिकल, और सेल डिवीजन, ये सेल बाय सेल डिवीजन ये क्या है, इम्प्रैक्टिकल है। इसलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, और ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या है, कॉम्प्लेक्स वेज की जरूरत होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए। ऐसे सीधा ये मन किया और टूट गया, और फिर उसके टूटे हुए फ्रैगमेंट से एक नया ऐसा इंडिविजुअल पैदा होगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना है, फिर ऑर्गन वो पर्टिकुलर जगह पर सिचुएटेड है। ओके, तो वो सफिशिएंट है क्या? नहीं है। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि एनसीईआरटी की भाषा ऐसी ही होती है। प्लीज़ समझ के ले लो, इसको पढ़ो, पॉज करो वीडियो और पढ़ो। मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है इसके ऊपर ना क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में वगैरह। ओके, और इंडेक्स क्वेश्चन भी है, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे रीजनरेशन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? रीजनरेशन के बारे में देखेंगे। तो एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लानेरिया can be cut into any number of pieces and each pieces grow into complete organism. This is known as regeneration. तो हाइड्रा और प्लानेरिया क्या होता है, बहुत सारे पीसेस में कट हो जाता है और उनका एक जो कटा हुआ पीस है उससे वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, एज इट इज पैदा हो जाता है। और इसी को ही रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। और रीजनरेशन कैसे कैरिड आउट होता है? एक स्पेशलाइज सेल्स की वजह से। बॉडी के अंदर क्या होता है? एक स्पेशलाइज सेल्स होता है। देखो फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा था, फ्रैगमेंटेशन जो है वो अपनी मर्जी से कट हो रहा था। ओके, लेकिन ये जो रीजनरेशन है ये एक्सीडेंटली कट होने पर ही दिखाई देता है। ओके, तो ना यहाँ पर एक लाइन पढ़ेंगे हम, देखिए यहाँ पर है एक लाइन पढ़ेंगे, देखो वो लाइन क्या है, रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। ओके, तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप। तो डिपेंड है क्या कट होने के लिए? ओके, मतलब कट होंगे तभी वो रिप्रोड्यूस करेंगे, ऐसा है क्या उनके अंदर? नहीं है। तो इसलिए इसको रिप्रोडक्शन नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पर प्लानेरिया का डायग्राम दिया हुआ है, देखो प्लानेरिया को ऐसे कट किया है 3 पार्ट में, तो तीनों पार्ट में से और एक नया प्लानेरिया यहाँ पर आया हुआ है। ओके, तो इसको रीजनरेशन कहना है। अब हम देखेंगे बडिंग के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? बडिंग। हाइड्रा शो करता है, अच्छे से याद करो। देखो ये यहाँ पर बर्ड आ गया, अब ये बर्ड थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये बर्ड और बड़ा हो गया, और मैचुरेशन के बाद क्या होता है, ये बर्ड सेपरेट हो जाता है। फिर ये पेरेंट बर्ड है, सॉरी ये पेरेंट हाइड्रा और ये डॉटर हाइड्रा। तो रिप्रोडक्शन सिंपली हो गया। कैसे हो गया? बर्डिंग से हो गया। चलो देखते हैं। ये हाइड्रा शो करता है। इन हाइड्रा अ बर्ड डेवलप्स एज द आउटग्रोथ ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। एक स्पेसिफिक साइट पर क्या होगा, वहाँ पर सेल डिवीजन होना चालू हो जाएगा, रिपीटेड सेल डिवीजन होगा, और उससे आउटग्रोथ यानी कि बर्ड बाहर आएगा। क्या बाहर आएगा? बर्ड। जैसे कि यहाँ पर आ गया, दिस बर्ड डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल, और धीरे धीरे बर्ड डेवलप होगा और उससे क्या, उसका क्या बनेगा? एक टाइनी इंडिविजुअल बनेगा। और बाद में क्या होगा? व्हेन फुल्ली मैच्योर, और जब टाइनी इंडिविजुअल जब फुल्ली मैच्योर हो जाएगा, वो डिटैच होगा पेरेंट बॉडी से, दूर जाएगा वो। ओके, टूटेगा एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और एक नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनेगा यहाँ पर। और ये इसको ही बडिंग कहते हैं। और बडिंग किस में शो होता है? हाइड्रा में शो होता है। अब जानेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? देखो, अरे हम जो गुलाब को कट करते हैं और दूसरे जब हम गमले में लगाते हैं तो नया गुलाब आ जाता है, इसको ही कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये एसेक्सुअल मेथड है, ये प्लांट्स में दिखाई देता है। देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। ओके, तो रूट, स्टेम, लीव, ये इससे क्या होता है, नया प्लांट सीधा डेवलप हो जाता है अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस में, और इसको ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेजेस बताओ। तो देखो क्या है, ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है
इसके मेथड्स होते हैं, लेयरिंग होता है, ग्राफ्टिंग होता है। इसे क्या किया जाता है, शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स, ओके, इन प्लांट्स को मेनली ग्रो किया जाता है एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। ये तो फर्स्ट था यूजेस। देखो दूसरा, प्लांट रेज बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम अ सीड। तो कुछ प्लांट्स है, सपोज मेरे पास 2 प्लांट है, एक सीड से आया हुआ प्लांट है और दूसरा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। तो जो सीड का जो प्लांट है वो उसमें फ्लावर फ्रूट आने में काफ़ी देर लगेगी, लेकिन जो वेजिटेटिव पार्ट है, जो वेजिटेटिव प्लांट है, उसमें क्या होगा, फ्लावर और फ्रूट जल्दी आ जाएंगे। तो मुझे क्या जल्दी मुझे यहाँ पर फल वगैरह मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड देखो, इसका यूज़ क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। सच मेथड्स also make possible for the propagation of plants such as banana, orange, rose, jasmine that have lost the capacity to produce seed। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं उनमें ना सीड ही नहीं बन रहा आजकल, बनाना, ऑरेंज, रोज, जास्मिन, तो इनमें सीड ही नहीं है। अगर सीड नहीं है तो नया प्लांट आना लगभग पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन किससे पॉसिबल हो जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कभी देखा है रोज का सीड लाया और अपने गमले में लगा दिया और उससे क्या हो गया, नया रोज आ गया, ऐसा है क्या, नहीं है। वो रोज हम काटते हैं उसका स्टेम और यहाँ पर लगाते हैं मिट्टी में, तभी ये नया रोज आ जाता है। तो जिन प्लांट ने कैपेसिटी खोई है सीड को प्रोड्यूस करने की, उस प्लांट को भी हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, उगा सकते हैं। प्रोपोगेशन का मतलब किसके हेल्प से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के हेल्प से। अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज क्या है, देखो हम जेनेटिकली सिमिलर प्लांट बना सकते हैं, पेरेंट प्लांट जैसे ही बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पिंकी जी के घर गया हूँ और मुझे वहाँ का गुलाब बहुत पसंद आ गया और मुझे वही टाइप का गुलाब चाहिए, और जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर है वही नए प्लांट में भी आने चाहिए, यानी कि पिंकी जी के घर के अंदर जो गुलाब था उसका कैरेक्टर सेम टू सेम मेरे प्लांट में भी आना चाहिए। और ये कैसा पॉसिबल है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से पॉसिबल है। तो अच्छे से मैं कह रहा हूँ, देखो वीडियो पॉज करो, एक एक लाइन पढ़ो, आपके पास एनसीईआरटी है उसको निकालो और पढ़ो। आप क्या करते हो, एनसीईआरटी को छोड़कर न जाने दुनिया भर के कितने बुक पढ़ते रहते हो, लेकिन आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हो, इसकी वजह से आपको एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं। ओके, तो अच्छे मार्क्स अगर आपको चाहिए तो एनसीईआरटी पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन आंसर पूरे लर्न करो, रिवाइज करो और एग्जाम देने के लिए जाओ, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे गारंटी के साथ। नेक्स्ट देखो यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ये ब्रायोफाइलम लीव्स में दिखाई देता है। तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है, देखो ऐसे ना बर्ड्स आ जाते हैं लीव्स के नोचेस पर, क्या आ जाते हैं, बर्ड आ जाते हैं, और बाद में ये बर्ड क्या होते हैं, नीचे ऐसे गिरते हैं, और नीचे गिरने पर क्या होता है, इसमें से एक नया ब्रायोफाइलम का क्या प्लांट डेवलप हो जाता है। तो बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोचेस अलोंग द लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन के नोचेस जो होते हैं वहाँ पर बर्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और बाद में क्या होता है, ये जो बर्ड होता है, ये ब्रायोफाइलम जो बर्ड होता है वो मिट्टी के ऊपर गिरता है और एक नया प्लांट में जन्म लेता है, इसको ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहना। यहाँ पर टिश्यू कल्चर का बताया हुआ है, टिश्यू कल्चर के बारे में। इसमें क्या होता है, न्यू प्लांट को ग्रो किया जाता है, कैसे, टिश्यूज़ को रिमूव किया जाता है, नहीं तो सेल को उससे सेपरेट किया जाता है, यानी कि कुछ प्लांट्स के सेल्स लिए जाते हैं, ओके, ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट, मतलब शूट से वगैरह कुछ क्या लेते हैं, कुछ टिश्यू नहीं तो सेल्स रिमूव किए जाते हैं या सेपरेट किए जाते हैं, और बाद में ये किसके अंदर रखा जाता है, एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर रखा जाता है, अगार कहते हैं उसको, ओके, और धीरे 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 वो सेल डिवाइड होता है, वो कॉलस बनता है। अब बाद में ये जो कॉलस होता है ये दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है, और उस मीडियम में क्या होता है, प्लांट के हार्मोन होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उस प्लांट की ग्रोथ होती है, डिफ्रेंसिएशन होता है, और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट फिर बन जाते हैं, प्लांटलेट्स बन जाते हैं, और बाद में क्या होता है, सारे प्लांटलेट्स को सॉइल के अंदर ग्रो किया जाता है, और उससे क्या होता है, मैच्योर प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ये मैंगो है, तो मैंगो में से कुछ सेल मैंने ऐसे निकाले, ओके, और बाद में मैंने इसको बहुत सारे सेल बन गए, कॉलस बन गया। अब कॉलस को क्या करना है, हार्मोन के मीडियम में ट्रांसफ़र करना है, ओके, और उसमें से क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स मुझे मिलेंगे। अब छोटे छोटे प्लांट्स को मैं सॉइल में क्या करूँगा, ग्रो करूँगा, और उससे मैच्योर प्लांट्स मैंगो के मुझे मिलेंगे।
ओके, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद कर लो। अब देखेंगे हम स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? स्पोर फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। देखो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। स्पोर फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड, ब्रेड के ऊपर ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप हो जाता है, इसको हाइपे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपे। ओके, और ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल क्या है? राइजोपस, ये फंगी है। तो ब्रेड मोल्ड के ऊपर ऐसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हाइपे कहा जाता है। और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। हाइपे रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्या? नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऑन द अदर हैंड द टाइनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। और उसके ऊपर क्या होता है? इस हाइपे के ऊपर ना एक ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है। हाइपे के ऊपर क्या होता है? ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, ये इस कदर का। ओके, उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। इस ब्लॉब जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया जो होता है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, यानी कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और हाइपे क्या है? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एग्जाम में पूछा गया है। अब देखो क्या होता है, इस स्पोरेंजिया के अंदर छोटे 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 स्पोर्स होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर दिखा है, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। अब क्या होता है देखो, दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। अब ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। क्यों बाहर आ जाते हैं? क्योंकि ये स्पोरेंजिया ना बस्ट हो जाता है मॉइस्चर की वजह से। स्पोरेंजिया क्या होता है? बस्ट हो जाता है और ये दूसरे जगह पर गिरता है, और उसमें से नया ऐसे फंगल कॉलोनीज राइजोपस यहाँ पर बर्थ लेता है। ओके, तो देखो यहाँ पर दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू राइजोपस। कौन? स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं राइजोपस में। ओके, अब ये जो स्पोर फॉर्मेशन है काफ़ी अच्छा है, यूजफुल है। क्यों? देखो, द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस। ओके, तो ये जो स्पोर्स होते हैं छोटे 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 छोटे, ये जो स्पोर्स है, ओके, ये क्या है? कवर्ड है। ये क्या है? ऐसे एक कवर्ड है। इसमें कवर्ड है, थिक वॉल में वो कवर्ड है। ओके, ये तब तक उसको प्रोटेक्ट करते हैं अंदर के स्पोर्स को, जब तक वो मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आते तब तक। ओके, तो ये जो स्पोर्स होता है वो क्या करता है? सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन में भी स्पोर क्या होता है? सर्वाइव करता है। और ये अभी जो भी हमने रिप्रोडक्शन के यहाँ पर टाइप्स देखे, पहला क्या देखा हमने? देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। पहला देखा फिजन, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन कौन दिखा रहा था? अमीबा। और यहाँ पर कौन है? लेशमानिया। अमीबा कौन से भी प्लेन में कट हो रहा था? लेशमानिया एक पर्टिकुलर डेफिनेट ओरिएंटेशन में कट हो रहा था। प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन दिखाता है। दूसरा देखा हमने फ्रैगमेंटेशन, स्पाइरो वगैरह का एग्जांपल देखा इसमें के अंदर। फिर रीजनरेशन, हाइड्रा और प्लेनेरिया। याद रखो, हाइड्रा बडिंग भी करता है, अभी देखेंगे हम आगे। ओके, नेक्स्ट देखो बडिंग में किसका एग्जांपल आया? यहाँ पर नाम आया, हाइड्रा का नाम आया है, याद रखो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स में होता है। ब्रायोफाइलम लीव्स के बारे में नहीं भूलना है। और स्पोर फॉर्मेशन फंगाई में होता है, राइजोपस में होता है, ब्रेड मोल्ड में होता है। अब देखो कुछ सवाल है यहाँ पर। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन? अब देखो बाइनरी फिजन में क्या होता है? दो ही डॉटर सेल्स बनते हैं। बाइनरी फिजन में क्या होता है? दो ही डॉटर सेल बनते हैं। ओके, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक अमीबा और यहाँ पर एक अमीबा। लेकिन मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है? बहुत सारे डॉटर सेल्स बनते हैं। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। ओके, अब जो ये बाइनरी फ्यूजन जो है ये फेवरेबल कंडीशन में होता है, और मल्टीपल फ्यूजन जो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। ओके, आप मेरी बातों को अच्छे से समझिएगा, ये इंटेक्स क्वेश्चन है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑल इन वन खरीदो, और उसके अंदर देखो क्वेश्चंस है, उसके अंदर क्या क्या है, इंटेक्स क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, वो अच्छे से करो। फिर पीवाईक्यू भी दिए हुए हैं, वो भी अच्छे से करो। ओके, तो पहले आप यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ लो मेरे साथ। उसके बाद आपको क्या करना है? इंटेक्स करना है ऑल इन वन से, फिर एक्सरसाइज करना है ऑल इन वन से, और फिर पीवाईक्यूज करना है। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यकीन मानो मेरा। ओके,
चलो नेक्स्ट देखेंगे, ये जो बाइनरी फिजन होता है अमीबा और लेशमानिया के अंदर होता है, और मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। तो 3 पॉइंट हो गए, बस हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन टेक्स्ट, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। हाँ, अगर ऑर्गेनिज्म स्पोर से प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या बेनिफिट है, तो क्या है, रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज, उसका बहुत सारा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि स्पोर्स काफ़ी छोटे 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 होते हैं और बहुत सारे होते हैं। दूसरा क्या है, वाइड डिस्पर्सल, ये बहुत दूर तक डिस्पर्स हो सकते हैं और दूर तक अपने कॉलोनीज बना सकता है, तो ये है। और नेक्स्ट क्या है देखो, सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, ये स्पोर्स हार्श कंडीशन में सर्वाइव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर थिक वॉल होता है, अभी हमने देखा। तो ये 3 पॉइंट हो गए, बस हो गया। कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। हाँ, यहाँ पर देखो रीजनरेशन के बारे में देखा था, ये प्लेनेरिया ऐसे टूट रहा था। ओके सॉरी, प्लेनेरिया नहीं, वेट 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 वेट, यहाँ पर, हाँ ये प्लेनेरिया ही, ये प्लेनेरिया ऐसे टूट रहा था। लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, मेरा हाथ काटो और मेरे हाथ से मेरी पूरी बॉडी बन जाएगी, है पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया था फ्रैगमेंटेशन वाले पार्ट में ही, क्या बताया था देखो यहाँ पर, हाँ हमारी बॉडी जो है वो सिंपल रैंडम कलेक्शन नहीं है सेल्स का। पहले क्या होता है, स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनाइज होते हैं, फिर टिश्यू बनता है, फिर टिश्यूज ऑर्गेनाइज होकर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। उसके बाद क्या होता है देखो, फिर ये ऑर्गन डिफरेंट पोजीशन ले लेते हैं हमारे बॉडी में। ओके, तो ये सेल बाय सेल डिवीजन इम्प्रैक्टिकल है हमारे बॉडी में। हमें क्या चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स तरीका चाहिए रिप्रोडक्शन का, और वो हम करते भी है, सेक्सुअल तरीके से हम रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये आंसर लिख सकते हो, नहीं तो इसका अच्छा सा आंसर आपको ऑनलाइन या ऑल इन वन में भी मिलेगा। वाई इज़ अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हाँ देखा हमने, अगर नहीं याद आ रहा तो जाओ एनसीईआरटी में पढ़ो, और मैंने अभी पढ़ाया है, पॉज करो या वीडियो को बैक करो और देखो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या होता है देखो, मैंने यहाँ पर आपको बताया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के यूजेस क्या क्या है, मतलब एडवांटेजेस क्या क्या है। इससे क्या होता है, शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स, इस जैसे प्लांट्स को ग्राफ्टिंग और लेयरिंग के हेल्प से क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। बाद में ये जो प्लांट सीड के एबिलिटी, सीड उगाने के एबिलिटी को लॉस किए हुए हैं, उनको भी हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, उनको भी हम ग्रो कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखो, और जो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्लांट्स आपने ग्रो किया है उसमें फ्रूट और ये जो फ्लावर है वो बहुत जल्दी आ जाएंगे एज कम्पेयर टू सीड वाले प्लांट से। और नेक्स्ट देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या होता है, जेनेटिकली सिमिलर हम एक नया प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। ओके, उसके अंदर क्या रहेंगे, पेरेंट प्लांट जैसे ही कैरेक्टर्स उसके अंदर भी होंगे, मैंने बताया हुआ है, अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट, वाई डीएनए कॉपिंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। हाँ, ये डीएनए जो है ये क्यों एसेंशियल है, डीएनए कॉपिंग क्यों एसेंशियल है, मैंने फर्स्ट पेज पर ही बताया था। देखो यहाँ पर है, किधर गया, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो डीएनए कॉपी है, ये जो प्रोसेस है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बेसिक इवेंट है। क्यों? डीएनए के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है प्रोटीन बनाने का। अगर इंफॉर्मेशन ही चेंज हो गया तो डिफरेंट प्रोटीन बनेगा, और डिफरेंट प्रोटीन बनने से बॉडी डिज़ाइन भी क्या होगा, अल्टर ही होगा। यानी कि हम इंसान बंदर भी बनने की संभावना है अगर डीएनए गलत कॉपी हुआ तो। ओके, तो बॉडी डिज़ाइन अलग आएगा, तो इसलिए डीएनए कॉपिंग काफ़ी ज़रूरी है। तो देखो, आई होप मैंने जो आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा। मेरे पास भी लिमिटेशंस है, मैं स्क्रीन पर आपको पढ़ा रहा हूँ, ना ही आप मेरे सामने हो, ना ही आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, ना ही मैं आपके एक्सप्रेशन देखकर समझ सकता हूँ आपको समझा है नहीं समझा। काफ़ी फास्ट मैंने पढ़ाया है, लेकिन पूरी कोशिश की है। अब मेरा सजेशन मानो, अब मेरा तुम सजेशन मानो। अब यूट्यूब में दूसरा कौन सा भी वीडियो मत देखो। ओके, जाओ एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद ऑल इन वन खरीदना, उसके अंदर जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो करो, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन करो, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसी ऑल इन वन के अंदर PYQ भी दी है, वो भी अच्छे से पढ़ना है। अब देखो, अब वीडियो देखने में टाइम पास मत करो, आप क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करो, पढ़ो,
तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आओगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।